हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डियर टीचर्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज का शब्द भेद। शब्द भेद के बारे में हम जानेंगे कि शब्द क्या हैं और उनके कितने भेद है, कितने वर्गीकरण उनके किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो शब्द भेद हैं इसके वर्गीकरण 4 हैं। ये 4 आधार पर वर्गीकृत हैं। पहला इसका देख लीजिए, उत्पत्ति के आधार पर, फिर रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ओके, तो उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं इसके। ओके, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और इसी में एक आता है अन्य करके संकर शब्द। ओके, तो ये चारों पांचों जो हैं उत्पत्ति के आधार पर हो गए। अब देखिए रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर आपके 3 भेद हैं। रचना के आधार पर आपके कितने भेद हैं? तो वहाँ 3 भेद हैं दोस्तों। रचना के आधार पर 3 भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। ये 3 हो गए, रचना या बनावट, रचना या बनावट। ओके, इसके आधार पर 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ओके, योग रूढ़। और यहाँ तो उत्पत्ति हो गया, उत्पत्ति के आधार पर 4 हो गए आपके। अब देखिए अर्थ के आधार पर, तो दोस्तों अर्थ के आधार पर आपके 8 भेद हैं शब्द के। ठीक है, और प्रयोग के आधार पर आपके 2 भेद हैं। प्रयोग या इसको बोलेंगे रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर, या इसमें एक ऑप्शन देता है कि एक सेकेंड, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। प्रयोग का एक अन्य नाम क्या हो जाएगा? व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के भेद। ये आपके हो गए। तो आइए शुरू करते हैं हम शब्द भेद या रचना। ओके, शब्द भेद के बारे में जानेंगे। तो पहले तो शब्द के बारे में जान लेते हैं कि शब्द क्या है। तो आपको भी पता है कि शब्द क्या है। शब्द जो है वह ध्वनि है जो व्यवहारिक रूप में हमें किसी पदार्थ या भाव का बोध कराती है। ठीक है, तो एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। क्या हो गया कि स्वतंत्र जो हो और सार्थक हो, उसी ध्वनि को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जो एक या एक से अधिक अक्षरों से मिलकर के बनी हुई है, वो हो गया हमारा शब्द। यहाँ पर एक छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं। शब्द वह ध्वनि है जिससे व्यवहारिक रूप में किसी पदार्थ या भाव का बोध होता है, यानी जिसके बारे में हम कुछ जानते हैं, हमें आभास होगा कि वह ये चीज है, वही शब्द है। ठीक है, तो शब्द वह ध्वनि है जिससे व्यवहारिक रूप में किसी पदार्थ या भाव का बोध होता है। आते हैं आगे, वही चीज है, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भा र त, तो ये क्या है? आपके अक्षर हैं। ओके, और ये जब आपस में मिल रहे हैं तो एक सार्थक अर्थ दे रहे हैं ना, भारत। तो यही क्या हो गया? ये भारत हो गया शब्द। ही मा धन ल धन्य, तो हो गया आपका हिमालय। ये एक सार्थक अर्थ दे रहा है। ओके, शाम, अलग अलग अक्षर हैं मिल करके एक अर्थ बना रहे हैं शब्द को, तो अर्थ बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया? आपका शब्द हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कि शब्द जो होता है उसका एक निश्चित अर्थ होता है और वर्णों के योग से ही शब्द बनते हैं, और शब्दों का अपना एक अर्थ होता है, और जैसे उसको पढ़ते हैं उसका अर्थ समझ में आ जाता है, तो वही हो जाता है सार्थक अर्थ। ठीक है, अब देखिए सामान्यतः शब्द के 2 भेद हैं। ओके, सामान्यतः शब्द के कितने भेद हैं? आधार तो कई हैं उसके वर्गीकरण के, लेकिन सामान्यतः जो है शब्द के 2 भेद हैं। पहला क्या है? सार्थक शब्द, और दूसरा क्या है? निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, जैसे महल, नगर, विश्वविद्यालय, आप, खेत इत्यादि etc, जो भी है, जो भी नाम है जिनका कोई अर्थ है वो सार्थक हो गए। अब देखिए निरर्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे फट, टन, टिक, धम, इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन
जब इनका प्रयोग किसी अन्य शब्द और वाक्य में किया जाता है तो ये अर्थ देते हैं, लेकिन ऐसे अकेले ये सिंगल जो होते हैं ये कोई अर्थ नहीं प्रकट करते हैं। ये निरर्थक शब्द हो गए। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। ओके, जैसे ठीक ठाक। ठीक तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन ठाक क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन ये सार्थक शब्दों के साथ ये निरर्थक शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। रोटी, वोटी, काम, धाम। तो पूछ देगा काम धाम में कौन सा निरर्थक शब्द है? तो आपका जो धाम है वो यहाँ पर निरर्थक शब्द है। खाना, वाना। तो जो वाना है ये आपका निरर्थक शब्द है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोट्स में, इसमें ठाक, वोटी, धाम, वाना ये सभी क्या है? निरर्थक शब्द हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर सार्थक अर्थ हो जाते हैं। वही कहा हमने ना कि जब किसी शब्द के साथ प्रयुक्त होंगे तो वो अर्थ देंगे, ऐसे वो अर्थ नहीं देंगे। तो इन सार्थक के साथ जब ये प्रयुक्त हुए हैं तो ये सार्थक अर्थ दे रहे हैं। रोटी, वोटी, काम, धाम, यानी सारा काम धाम सब कुछ, खाना, वाना, ये एक अर्थ दे रहे हैं इसके साथ सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर। अब ये आपका खत्म हुआ। यहाँ पर आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। पॉइंट अगला हमारा है कि शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण किस किस आधार पर हुआ है? तो देखिए यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण कई आधार पर है। हम पहला देखते हैं इसमें रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। ठीक है, तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 वर्गीकरण हैं। ठीक है, 3 इसके प्रकार हैं। वर्गीकरण नहीं, सॉरी, शब्द का वर्गीकरण तो इन 4 प्रकार के आधार पर हुआ है, और रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। क्या क्या है? रूढ़, यौगिक या और योग रूढ़। ठीक है, यहाँ जो रूढ़ शब्द है, रूढ़ का अर्थ होता है मौलिक, मौलिक या मूल शब्द। ओके, दूसरा हमारा है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर हमारा क्या है? उत्पत्ति या उद्गम। उत्पत्ति या उद्गम। उद्गम, उद्गम के आधार पर कितने हैं? तो यहाँ पर 4 हैं। क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विदेशज। ओके, एक इसी में अन्य आता है 5वां, वो है शंकर शब्द। ठीक है, शंकर शब्द। ये आपके हो गए उत्पत्ति के आधार पर। अब देखते हैं अगला हमारा है। अगला हमारा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर आपके 8 भेद हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं शब्द के। क्या क्या हैं? इसमें आपका आ जाएगा जैसे कि विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी, यानी वही पर्यायवाची समानार्थी एक ही हो गया। जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और अर्थ भेद वाले शब्द, और एक 8वां आ जाएगा आपका अवधारणात्मक शब्द। ओके, अवधारणात्मक शब्द। ये आपके 8 भेद हो गए अर्थ के आधार पर। ठीक है, अगला है हमारा प्रयोग के आधार पर। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रयोग के आधार पर या रूप के आधार पर और या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के भेद। तो इसके 3 तरह से पूछने का तरीका है। पूछ देगा व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 भेद हैं। क्या क्या है? विकारी और अविकारी। ओके, यही 2 भेद हैं इसके प्रयोग के आधार पर, या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, और या तो फिर रूप के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा रहेगा रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। ठीक है, शब्द के 3 भेद हैं। क्या क्या हैं? एक सेकेंड, 3 हैं आपके, देख लीजिए यहाँ पर। रूढ़, रूढ़ या
मौलिक या मूल शब्द। ठीक, रूढ़ का अर्थ है कि मूल शब्द या मौलिक शब्द, और फिर दूसरा है हमारा यौगिक शब्द, और तीसरा है हमारा योग रूढ़ शब्द। ओके, इसमें देख लेते हैं, बहुत कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब इसको बस एक बार आप देख लेंगे, सबको वैसे पता है, इसके प्रश्न बनते हैं। लेकिन ऐसे शब्द जिसका खंड न हो सके उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द या मौलिक शब्द या मूल शब्द। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनका खंड न हो सके उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, यानी उसको तोड़ा न जा सके, मतलब कि तोड़ा जाए लेकिन अलग जब हो तो वे सार्थक अर्थ न दें। जैसे रा प्लस म, ये अलग अलग हो गए खंड, लेकिन इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। ठीक है, तो जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हों उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, और इसे मौलिक शब्द या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। जैसे अब देखिए, ये पानी है तो पा प्लस नी, तो ये क्या है, पा प्लस नी, तो ये हमारा हो गया, ये भी निरर्थक खंड हो गया और ये भी निरर्थक खंड हो गया। तो इसीलिए पानी जो है वो रूढ़ शब्द है। ठीक है, इसके अन्य उदाहरण है घर, नाक, राम, चावल, दाल। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले इस पे पॉइंट पे, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है, देखिए यहाँ पर यौगिक शब्द, यह दो शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं। यह दो शब्दों के योग से बने होते हैं, इनका खंड होने पर दोनों तरफ सार्थक अर्थ प्राप्त होता है। मीन्स इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो हमको दोनों तरफ से प्लस करके तोड़ेंगे तो दोनों तरफ हमको सार्थक अर्थ देने वाला शब्द प्राप्त होगा। ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए, विद्यालय, विद्या धन आलय, तो विद्या का भी अपना एक अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। ठीक है, विद्या धन आलय, जैसे विद्या तो यहाँ पर का आलय। ठीक है, विद्या का आलय। अब देखिए, स्नान घर, स्नान का भी अपना अर्थ है और घर भी सार्थक अर्थ दे रहा है, यानी ये जब टूट रहे हैं तो दोनों तरफ सार्थक अर्थ दे रहे हैं। ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, और यौगिक शब्दों की रचना कैसे होती है, ये 3 प्रकार से होती है। किससे किससे, उपसर्ग से, यहाँ पर ये पॉइंट मिसिंग हो गया है, प्रत्यय से, और एक है समास से। ओके, इन तीनों से यौगिक शब्दों की रचना होती है। ठीक है, देखिए गौशाला, तो गौ का अपना एक अर्थ है और शाला का भी अपना एक अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास के उदाहरण, जितने भी उदाहरण रहेंगे ये यौगिक शब्द होंगे। ठीक है, यौगिक शब्द तत्पुरुष समास के जितने भी उदाहरण रहेंगे वो यौगिक शब्द रहेंगे। जैसे सूर्योदय, तो सूर्यधन, सूर्योदय तो सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय। ओके, यहाँ पर ये नोट डाउन कर लीजिएगा, तत्पुरुष के सारे उदाहरण आपके यौगिक शब्द होते हैं। आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनका निर्माण 2 शब्दों से मिलकर हुआ है। ठीक है, और वे किसी एक के लिए या किसी विशेष को एक अर्थ देते हैं। ठीक है, किसी विशेष को अर्थ देते हैं और उनके लिए वे रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये चीजें कि यौगिक होते हुए भी, ये यौगिक तो है, यौगिक होते हुए भी ये जो शब्द होते हैं एक इकाई हो जाते हैं। ठीक है, एक इकाई हो जाते हैं, यानी कि ये सामान्य अर्थ को नहीं देते हैं और यह क्या करते हैं, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे देखिए, दशानन, लंबोदर,
जलज, नीलकंठ इत्यादि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए कि दशानन, 10 आनन, किंतु यह क्या है, एक विशेष अर्थ दे रहा है। और किसके लिए दे रहा है, रावण के लिए दे रहा है। तो ये आपका हो गया योग रूढ़, यानी कि किसी विशेष के लिए एक अर्थ दे रहा है। ओके, वैसे ही है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। पीतांबर, पीत धन अंबर, यानी कि पीतांबर का सामान्य अर्थ क्या होता है, पीला वस्त्र, किंतु यह विशेष अर्थ किसके लिए है, यह विशेष अर्थ है श्री कृष्ण के लिए। ठीक है, और इसी तरह देखिए जलज, जल प्लस ज, जल प्लस ज, जल से जन्मा, जल से जन्मा, तो जल से जन्मा, किंतु यह विशेष अर्थ किसके लिए, केवल कमल के लिए प्रयुक्त होता है। जल में जन्मे और किसी वस्तु को हम जलज नहीं कह सकते हैं, केवल एक के लिए कहेंगे, कमल के लिए जलज कहेंगे, और अन्य चीजें जो जल में जन्म ले रही हैं उनको हम जलज नहीं कहेंगे। ये केवल रूढ़ किसके लिए है, ये रूढ़ है केवल कमल के लिए। तो ये हो गया आपका योग रूढ़ शब्द। यहाँ पर एक पॉइंट छोटा सा नोट करिएगा आप कि जो बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण क्या है, योग रूढ़ शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। ओके, बहुव्रीहि के। आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा है भेद का, आधार का, कि दूसरा ये आपका हो गया, एक तो आपका हो गया रचना या बनावट के आधार पर। अब दूसरा हम लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास या स्रोत के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। एक अन्य हमने बताया ना शंकर, यहाँ पर वो मिसिंग हो गया है, शंकर शब्द। ओके, तो ये आपके हो गए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। आइए अगला पहला पॉइंट हम अपना लेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या है, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, वही तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, तत् धन शम, तत्सम। ठीक है, तत् मतलब उसके, तत् मतलब उसके, और शम मतलब समान। किसके समान, ये हो गया आपका कि संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। ठीक है, अर्थात क्या हुआ कि हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं। ठीक है, संस्कृत से हिंदी में सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, अतः कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, आम्र, क्षेत्र, रात्रि, कर्म, सूर्य, प्रकाश इत्यादि आदि, ये सब क्या है, तत्सम शब्द आपके हैं। आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ जो है तत्सम शब्द और उनके तद्भव रूप लिखे हुए हैं, जिनका दिया हुआ है कि कैसे उसके तत्सम है और कैसा उसका तद्भव अब किया गया है। तद्भव यानी तत् धन भव, तत् मतलब उससे, अभव मतलब विकृत, तत्भव उससे विकृत होकर या परिवर्तित होकर। ठीक है, उससे होना क्या हुआ है, बदल गया है, विकृत हो गया है, वही क्या है आपका तद्भव है। तो इसमें देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा, क्योंकि परीक्षा में एक तद्भव या तत्सम से प्रश्न अनिवार्य रूप से रहता ही रहता है। अब जैसे देखिए, इतवार का क्या होता है, आदित्यवार होता है। ठीक है, रविवार नहीं रहेगा, आदित्यवार रहेगा। शक्कर तद्भव है, इसका तत्सम क्या है, शर्करा है। ओके, इमली का तत्सम अम्लिका, उल्लू का तत्सम उल्लू, शियार का श्रृंगाल यहाँ पर। ठीक है, उजाला का उज्ज्वल, गिद्ध का गृद्ध, गोरा का गौर। तो ऐसे ही है। ठीक है, केहरी यानी केसरी, कंटक यानी कांटा। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम अब तद्भव पे। यहाँ पे देखिए द्विपहर यानी दोपहर, दक्षिण
दक्कन, गर्त गड्ढा, गुहा तत्सम है और तद्भव इसका क्या है गुफा, ग्रंथि तत्सम है, गांठ जो है इसका तद्भव है। ओके, अगला पॉइंट इसमें है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव वे शब्द जो संस्कृत के हैं। तद्भव शब्द में क्या है कि वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से हैं, ठीक है, संस्कृत से निकले हैं, लेकिन वो समय बीतने के साथ साथ परिवर्तित होते गए और वही क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, तो ये अग्नि से आग हुआ है, अग्नि से आग हुआ है। हस्त, हस्त से हाथ हुआ है। आम्र से आम हुआ है। ठीक है, ये सब संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन तद्भव में क्या है, क्षेत्र से खेत हो गया है, रात्रि से रात हो गया है, इत्यादि ऐसे बहुत से शब्द हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए तद्भव शब्द। अब देखिए देशज शब्द। देशज शब्द, देश और ज मतलब देश में जन्मा, देश में जन्मा। ठीक है, अतः इससे क्या तात्पर्य हुआ कि ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार क्या है, प्रचलित हो गए, वैसे बन करके वो प्रचलित हो गए, वो देशज या देसी शब्द कहलाएं। ठीक है, और ये इसके बारे में क्या कहा गया है कि जिन शब्दों के विषय में हमको ज्ञान नहीं होता है कि वे किस भाषा से लिए गए हैं, उनको ही देशज शब्द कहते हैं। वो परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार प्रचलन में आ गए, उन्हें ही देशज शब्द कहा गया है। जैसे देखिए कटोरा कहाँ की भाषा है, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आज वो प्रचलन में है, तो ये हो गया आपका देशज शब्द। भोंपू, डिबिया, लोटा, इन सब से हम लोग वाकिफ हैं अच्छे से। ठेस, खिड़की, पगड़ी, लोटा, टांग, ठीक है, थैला, टट्टी, तो ये सब क्या है आपके देशज शब्द हैं। ओके, आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा इसमें विदेशज शब्द। ये देखिए विदेशज शब्द है, तो यहाँ पर अगर इसको हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो विदेश, पहले तो विदेश हो जाएगा प्लस ज, तो विदेश में जन्मा। ओके, विदेश में जन्मा। इसी को विदेशज शब्द को ही आगत, सॉरी दोस्तों, विदेशज को ही आगत शब्द भी कहते हैं। आगत का क्या अर्थ होता है, आया हुआ, कि कहीं से वो आया हुआ है। ठीक है, तो हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो विदेशी मूल के हैं, लेकिन परस्पर संपर्क के कारण यहाँ पर प्रचलित हो गए। ठीक है, अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द क्या है, विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों या परिवर्तित रूप में, या तो जैसे का तैसा या तो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया गया, वही विदेशज शब्द कहा जाता है। ज्यों का त्यों या थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके उसे हिंदी के रूप में प्रयोग में लाया गया, वही विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विदेशज में फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं वे विदेशी कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है थोड़ा सा कि हिंदी में विदेशज शब्दों में फारसी शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं एक पॉइंट। जैसे देखिए कुछ हम बता रहे हैं आपको कि कुछ विदेशी शब्दों को ज्यों का त्यों अपना लिया गया और कुछ में हिंदीकरण कर दिया गया, यानी तद्भवीकरण करके उसको अपनाया गया। जैसे अब देखिए ऑर्डर जो है हिंदी और विदेशज शब्द है, लेकिन इसको हिंदी में जैसे का तैसा अपना लिया गया। जैसे कंपनी, इसको भी जैसे का तैसा हिंदी के रूप में अपना लिया गया। क्रिकेट, इसको भी जैसे का
तैसा ही अपना लिया गया। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका हिंदीकरण कर दिया गया, ठीक है, जिसको थोड़ा सा परिवर्तित करके लिया गया, जैसे ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर, तो ऑफिसर को क्या किया गया, अफसर कर दिया गया। अपने हिंदी में क्या किया गया, ऑफिसर को अफसर कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए लैंटर्न, लैंटर्न होता है ना, लैंटर्न होता है, इसको क्या किया बदल के, लालटेन कर दिया गया। हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल होता है ना, हॉस्पिटल को क्या कर दिया गया बदल के, अस्पताल कर दिया गया, ठीक है, प्रचलन में लाया गया। कैप्टन होता है, कैप्टन होता है, कैप्टन को कैप्टन से कप्तान कर दिया गया। ऐसे गोडाउन को गोदाम, जनवरी को जनवरी, फरवरी को फरवरी, ऐसे करके उसको प्रयोग में लाया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे हम कुछ प्रचलित जो शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं, उसके बारे में। अरबी, फारसी शब्द, तुर्की शब्द, इसमें ये आपको तो याद करना पड़ेगा। इसके लिए एक स्टोरी है हमारे पास, वो भी हम वीडियो डाल देंगे कि इसको कैसे याद करें। कि अरबी शब्द है उसको कहानी के जैसे लिख दिया गया कि ये अरबी शब्द हैं, जैसे अजब, अजीब, अजायब, अल्लाह, अखबार, वहम, हिम्मत, कसम, हमला, नहर, मुहावरा, मौसम, मुसाफिर, ये सब आपके अरबी शब्द हैं, ठीक है। फारसी शब्द आबरू, अदा, आतिशबाजी, आवारा, आवाज, आमदनी, अफसोस, शादी, ये याद करना पड़ेगा। कई बार इसको जब आप याद करेंगे तो वो याद हो जाएगी। चीज़ें थोड़ी सी अगर कहानी के रूप में हो जाए कि अरबी शब्द की एक स्टोरी बन जाए कि क्या क्या है, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। वो हम PDF डाल देंगे, ओके। आगे देखिए इसमें क्या है, तुर्की शब्द। तुर्की में क्या है, डलिया, कैंची, दरोगा, खंजर, चिक, काबू, चेचक, तोशक, ये सब क्या है आपके फारसी, अरबी, फारसी, तुर्की शब्द हैं। कुछ और भी है, थोड़ा सा कुछ और थोड़ा सा क्या है, देखिए अंग्रेजी शब्द में क्या क्या है, डॉक्टर, स्टेशन, पेंसिल, टिकट, गेट, अपील, ओके, ऑर्डर, एजेंसी, कंपनी। अब देखिए चीनी शब्द तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि। यूनानी शब्द टेलीफोन, एटम, डेल्टा, टेलीग्राफ आदि। फ्रांसीसी शब्द, फ्रांसीसी शब्द में कूपन, लैंप, आलपिन, तूस, कारतूस, सूप, मेयर आदि। स्पेनिश शब्द, स्पेनिश में देखिए क्या है, सिगरेट, सिगार, कॉर्क आदि, ठीक है। अब पुर्तगाली शब्द में देखिए, पुर्तगाली में आपका है चाबी, तंबाकू, फीता, अचार, किरानी, अनानस, पिस्तौल, गोदाम, काजू, कमरा, गोभी, ये सब क्या हैं आपके, ये सब आपके पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है। एक शब्द पूछता है, एक शब्द प्रश्न जरूर रहेगा कि ये कौन सा शब्द है, किस भाषा का शब्द है। कि देशज में, अरे देशज नहीं सॉरी, अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, स्पेनिश है, पुर्तगाली है, ओके। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा है, अभी हमने आपको बताया ना कि अन्य में एक आएगा संकर शब्द। संकर शब्द यानी संकर मतलब होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है मिश्रण, मिल करके बनना। ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो भाषाओं से मिलकर हुआ हो, उन शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। दो भाषाओं से मिलकर हुआ हो वही क्या कहलाएंगे, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या है आपका, देखिए रेल गाड़ी, तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे, अलग अलग इसको करेंगे, तो रेल प्लस गाड़ी, तो आपका जो रेल है वो क्या है, वो अंग्रेजी का शब्द है। ये रेल जो है आपका अंग्रेजी है और गाड़ी जो है आपका हिंदी का शब्द है। तो दो भाषाएं हो गई, दो अन्य स्रोत हो गए, अलग अलग स्रोत हो गए, भिन्न भिन्न। तो दो स्रोत अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, तो यही क्या है आपके संकर शब्द हैं। रेल प्लस गाड़ी, अंग्रेजी और हिंदी को मिला करके रेल गाड़ी बनी है। सील बंद, शील क्या है आपका अंग्रेजी है और बंद क्या है आपका फारसी शब्द है, तो सील बंद क्या हो गया आपका संकर शब्द हो गया। वैसे ही है छायादार, छायादार है छाया प्लस दार, तो छाया आपका जो है हिंदी है और दार जो है वो आपका फारसी है। ऐसे ही ले लीजिए रफ्फू चक्कर, रफ्फू चक्कर, तो जो आपका रफ्फू है वो क्या है, वो फारसी है, फारसी शब्द है, ठीक है। और जो चक्कर है वो क्या है, वो आपका हिंदी शब्द है। तो ये हो गया आपका संकर शब्द, ठीक है।
आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा रहेगा कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 8 भेद हैं। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, श्रुति सम भिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अर्थ भेद वाले शब्द, अवधारणात्मक शब्द, ये आपके अर्थ के आधार पर हो गए। ठीक है, हमने देख लिया रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। अब हमारा है अर्थ के आधार पर, और एक लास्ट रहेगा, वो क्या हो जाएगा आपका, प्रयोग के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं हम एकार्थी शब्द, सॉरी दोस्तों, एकार्थी शब्द। एकार्थी यानी आपको पता है कि एक अर्थ यानी एक अर्थ जो दे वो एकार्थी शब्द, एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे सड़क, चटाई, कुर्सी, लड़का इत्यादि, ये आपके एकार्थी शब्द हो गए। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अर्थ, अर्थ का मतलब हो गया धन, अर्थ का मतलब ये भी होगा कि मतलब, के लिए, प्रयोजन, ठीक है, ये सब इस अर्थ के अर्थ हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं, अब यहाँ समझ में आएगा ज़्यादा। अर्क, अर्क के कई अर्थ हैं। जैसे सूर्य भी होता है, रस, किसी भी चीज का अर्क निकाला जाता है, रस होता है वो ना, अर्क एक पौधा है, ठीक है। फल, लाभ, नतीजा, कई अर्थ में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो यही हो गया अनेकार्थी शब्द। हरि, विष्णु को भी कहा जाता है, सिंह को कहा जाता है, सर्प को कहा जाता है, मेंढक, बंदर, इन सब का, सबके अर्थ में हरि का प्रयोग होता है। रात्रि, रात, रजनी, निशा, विवाह, राका, ये सब रात्रि है के अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। अग्नि, आग, अनल, पावक यानी अनेकार्थी, इसके कई अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी ये एक से अधिक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ओके, अगला पॉइंट इसमें हमारा रहेगा विलोम शब्द। विलोम यानी विपरीत, विपरीत अर्थ का जो बोध कराए वही क्या है, विलोम शब्द है। जैसे नूतन, पुरातन, रुग्ण, स्वस्थ, क्षणिक, शाश्वत, मितव्यय, अपव्यय, ठीक है, मोटा, पतला, ठीक है, ये सब क्या हो गए आपके विलोम शब्द हो गए। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या है, एक शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। एक शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं, ठीक है। जैसे गंगा, गंगा के समानार्थी शब्द क्या क्या है, भागीरथ, देव नदी, अलकनंदा। ओके, कपड़ा के अंबर, वसन, वस्त्र, चीर, ये क्या है, इसके समानार्थक शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हैं। समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि, ये क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो हो गया पर्यायवाची शब्द आपका कि एक शब्द के समान अर्थ, एक शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। अब देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो, श्रुति मतलब सुनना और सम मतलब समान, सुनने में समान किंतु भिन्न अर्थ, अर्थ में भिन्न हो लेकिन अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसमें देखिए जैसे ये रचना और परिश्रम, इसका जो हिंदी है वो देखिए कृति, कृति मतलब होता है रचना, कि किसकी या किसकी कृति है, तो किसकी रचना है या किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये चीज हो गया। और इस कृति का अर्थ क्या होगा, परिश्रम, ठीक है। जैसे देखिए चिर मतलब होता है पुराना, लेकिन चीर मतलब वस्त्र होता है, ठीक है। जरा मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा, ओके। लेकिन जब यहाँ नुक्ता लगा देंगे और इसको पढ़ेंगे जरा, तो जरा मतलब हो गया आपका थोड़ा, ठीक है। यहाँ देखिए तरणी, तरणी मतलब होता है सूर्य, लेकिन तरणी जब बड़ी ई लग गया तो ये हो गया नौका, लेकिन सुनने में दोनों तरणी तरणी समान है, ठीक है। शंकर, शंकर जो है वो शिव है। अब ये देखिए ये तालव्य स है और ये दंती स है, तो जो दंती स है शंकर, तो इसको कहते हैं मिश्रित और इसको कहते हैं शिव, यानी ये शिव का पर्याय है और ये शंकर मिश्रित को बता रहा है। तो ये सुनने में तो समान है लेकिन अर्थ की दृष्टि से पूर्णतः भिन्न है, तो वही हो गया श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द, कि एक लंबा चौड़ा वाक्य लिखा हो, उसके
उसको बताने के लिए एक छोटा सा शब्द लिख दे जिससे उसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, जैसे किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे कि किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे अतिशयोक्ति। उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम? अतिशयोक्ति। तो वही देखिए यहाँ पर दिया है कि हिंदी भाषा में कई बार अनेक शब्दों, पदबंधों, समस्त पदों तथा वाक्यांश के लिए प्रायः एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। और क्या है, इससे लेखन में संक्षिप्तता आती है। अब ये अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात को अगर लिखना है तो वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, उसी को एक शब्द में लिख देंगे, अतिशयोक्ति कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए सबसे आगे रहने वाला तो उसको कहेंगे, सबसे आगे जो रहेगा उसको कहेंगे अग्रणी। अब किसी को कहना है कि वो सबसे आगे रहते हैं तो उससे अच्छा कह दे कि भाई वो अग्रणी है, यानी हमेशा सबसे आगे रहते हैं। ठीक है, जो पहले जन्मा हो तो उसको अग्रज कहेंगे, जो बाद में जन्मा तो इतना बड़ा शब्द है उसको अनुज कहेंगे। आइए अब देखते हैं हम अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा अर्थ भेद वाले शब्द। अर्थ भेद वाले शब्द यहाँ पर है आपका कि कुछ शब्द पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे के पर्याय हैं। ठीक है, यानी समान हैं, समान अर्थ को दे रहे हैं, परंतु वास्तव में क्या होता है, उनके अर्थ में अंतर होता है। अब देखिए ये एग्जाम्पल से आप समझिए। ठीक है, बहुमूल्य और अमूल्य। ठीक है, दोनों ऐसा लग रहा है कि दोनों कीमती है, लेकिन देखिए बहुमूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्यांकन, मतलब उसका जो रियल रेट है उससे हम अधिक उसके लिए पे करें तो वो हो गया बहुमूल्य हो गया। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ, मैंने एक बहुमूल्य हार खरीदा। अब देखिए अमूल्य, जिसके मूल्य का मूल्यांकन न किया जा सके। अमूल्य, अ मतलब नहीं और मूल्य मतलब दाम, जिसका कोई दाम ना हो वो क्या होता है, वो अमूल्य होता है। तो वही हो गया यहाँ पर देखिए, प्रेम का बदला नहीं चुकाया जा सकता। प्रेम को कभी प्रेम का दाम लगाया जा सकता है नहीं, तो वो हो गया आपका अमूल्य। ओके, आते हैं आगे। यहाँ पर देखिए श्रद्धा और भक्ति, देखने में दोनों सेम है कि श्रद्धा और भक्ति समान है, लेकिन देखिए श्रद्धा क्या है, श्रद्धा अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव रहता है, लेकिन भक्ति ईश्वर तथा गुरु के प्रति जो प्रेम होता है वो भक्ति कहलाती है। ठीक है, मेरे मन में माँ दुर्गा के प्रति असीम भक्ति है। ठीक है, और जब अपने बड़ों का आदर करना है, सम्मान करना है, अपने अध्यापकों का, गुरुजनों का, तो वहाँ पर वो चीज़ वो श्रद्धा भाव कहलाता है। ठीक है, तो ये देखिए सुनने में समान है, सुनने में समान नहीं, अर्थ भेद वाले शब्द हैं, अर्थ में अंतर है दोनों के। ठीक है, लगेगा कि पर्याय है दोनों एक दूसरे के, लेकिन अर्थ में अलग अलग होते हैं। आइए अगला पॉइंट हमारा होगा इसमें अवधारणात्मक शब्द। पहले तो ये जान लेते हैं कि अवधारणात्मक शब्द होते क्या हैं। तो अवधारणात्मक शब्द क्या है, व्याकरण के मतानुसार वह शब्द जिसके बनने का कोई नियम पता ना हो, जिसके बनने के नियम का कुछ पता ना हो, नियम का पता न हो। ठीक है, अतः जो व्याकरण के नियमों से सिद्ध नहीं होता है वही अवधारणात्मक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कि अवधारणात्मक शब्द के नियम, व्याकरण में उसके नियम का कुछ पता नहीं है कि वो कैसे बने हैं, वही क्या कहलाते हैं, अवधारणात्मक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अवधारणात्मक शब्द जो होते हैं वो तीन होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। क्या क्या? अनुकरणात्मक शब्द, रणन शब्द और द्वित या पुनरुक्त शब्द। अब देखिए यहाँ पर अनुकरणात्मक शब्द में क्या है, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं। अनुकरण, पहले तो ये देख लीजिए कि अनुकरण क्या है। अनुकरण मतलब देख करके जो हम करते हैं या बोलते हैं या सीखते हैं, किसी को भी देख के जो करेंगे वही अनुकरण यानी नकल करके। ठीक है, कि जैसी ध्वनि हमें सुनाई दे वैसी ही लिख दी जाए, या जो जैसा हमें आभास हो, जैसा लगे वही हम लिख दें उसी शब्द को उसी रूप में, तो वही क्या कहलाएगा, वही अनुकरणात्मक शब्द कहलाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा सा, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो जैसी ध्वनि सुनाई दे वैसी ही लिख दी जाती है, या हमें जिस प्रकार का आभास हो हम उस शब्द को वैसे ही लिख देते हैं, उन्हें अनुकरणात्मक शब्द कहा जाता है। जैसे
देखिए गोली की आवाज़ के लिए, अब गोली की आवाज़ की कोई ध्वनि जो भी सुनाई देती है उसके लिए कुछ अलग से बना है नहीं, तो गोली की आवाज़ चली तो उसके लिए धाए का प्रयोग होता है कि धाए से गोली चली। तो ये जो धाए है ये आपका अनुकरणात्मक शब्द है, ठीक है। फ्यूज पटाखे के लिए, पटाखा जला रहे हैं, अगर पटाखा जो है आपका फ्यूज हो गया तो उसको क्या कहते हैं कि हमारा पटाखा फुस हो गया। तो ये फुस क्या है, जैसा सुनाई दिया वही हम लिख दिए, जैसा आभास हुआ हमें, तो ये फुस हो गया अनुकरणात्मक शब्द। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिया है कि ये शब्द दो रूप में लिखे जाते हैं, जैसे एकल रूप और द्वित रूप। द्वित यानी डबल। तो एकल में क्या है, धाए से, खट से, चट से, ये सब अनुकरणात्मक है। और द्वित रूप में फटाफट, चटाचट, धड़ाधड़, ये क्या है आपके द्वित रूप हैं, ठीक है। अब देखिए रणन शब्द, अनुकरणात्मक समझ में आ गया कि जो हमें जैसा सुनाई दे, जैसा आभास हो, उसी रूप में उस चीज को लिख दिया जाए, वही अनुकरणात्मक शब्द है, ठीक है। अब रणन शब्द जो होता है यह पशु पक्षियों की आवाज को, पशु पक्षी जो आवाज निकालते हैं उसको हम जिस रूप में या जिस शब्द में लिखते हैं उन्हें रणन शब्द कहते हैं। जैसे दहाड़ना, शेर दहाड़ता है तो दहाड़ना क्या है, रणन शब्द है। मेढक टर टर करता है तो ये रणन शब्द है। घोड़ा हिनहिनाता है तो हिनहिनाना रणन शब्द है। मिमियाना रणन शब्द है। प्रश्न पूछ देता है, ऐसे ऑप्शन दे देगा कि ये कैसे शब्द हैं, अनुकरणात्मक हैं, रणन हैं या द्वित हैं या कैसे हैं। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि जो रणन शब्द होते हैं वो पशु पक्षियों की आवाज़, अन्य किसी की आवाज़ नहीं, मनुष्यों की आवाज़ के लिए नहीं, बंदूक की गोली जब चलती है उसके लिए नहीं, केवल पशु पक्षियों की आवाज़ के लिए रणन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं आवाज़ों को रणन शब्द कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट है हमारा इसमें द्वित या पुनरुक्त शब्द। द्वित क्या है, इस प्रकार के शब्दों में न तो सुनाई देने वाली, मतलब कि जो हमें ध्वनि सुनाई दे या उसको जो हमें आभास हो, वो न तो वो शब्द आएंगे और न ही पशु पक्षियों के लिए प्रयुक्त रणन शब्द आएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के शब्दों की रचना, यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के शब्दों की रचना किसी न किसी सार्थक शब्द से होती है, ठीक है। किसी न किसी सार्थक शब्दों से होती है, किसकी, द्वित या पुनरुक्त शब्द की, ठीक है। इन शब्दों में से किसी एक या दोनों शब्दों का अर्थ निकल आता है, किसी एक या दोनों शब्दों का अर्थ निकल आता है, इसे शब्द युग्म भी कहते हैं, ठीक है। द्वित या पुनरुक्त शब्द को शब्द युग्म भी कहते हैं। अब देखिए ये इसके तीन रूप हैं, पूर्ण द्वित, अपूर्ण द्वित और प्रतिध्वन्यात्मक। ओके, पूर्ण द्वित में देखिए, पूर्ण द्वित में क्या होता है, हमने तो बताया ना कि इसमें क्या होता है कि जो शब्द होते हैं उनका सार्थक अर्थ निकल आता है, ठीक है। इसमें किसी न किसी सार्थक शब्द से इसकी रचना होगी और इन शब्दों में से किसी एक का अर्थ निकल आता है। तो पूर्ण द्वित में क्या है कि दोनों शब्दों का अर्थ होता है, जैसे गोरे गोरे, घर घर, पास पास, तो इनका दोनों का अर्थ है ना, कभी कभी, गांव गांव, ठीक है। तो ये हो गया पूर्ण द्वित। अपूर्ण द्वित में देखिए, अपूर्ण द्वित में क्या होता है, प्रथम ध्वनि सार्थक होती है, लेकिन जो दूसरी वाली ध्वनि होती है प्रथम ध्वनि से उत्पन्न होने के कारण सार्थक हो ये जरूरी नहीं, या अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। कभी कभी हो सकता है कि वो सार्थक हो लेकिन ये जरूरी नहीं है। जैसे धो धाकर, धो जो है धोना, तो धोना हो गया, तो धो धाकर। मार मूर कर, तो मारना का अर्थ है, मगर मूर का क्या अर्थ है, मूर कर क्या है, कुछ नहीं। चाटना यानी चाट चूट कर, ठीक है। ये इसके साथ ये अपूर्ण द्वित कहलाएंगे, क्योंकि इस दूसरे वाले का अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। दूसरे वाले का अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है, तो ये अपूर्ण द्वित कहलाएंगे। अब देखिए प्रतिध्वन्यात्मक शब्द, प्रतिध्वन्यात्मक एक होता है इसका कि क्या होता है, ये प्रतिध्वन्यात्मक यानी विकल्प सूचक। इस प्रकार के शब्द विकल्प का आभास कराते हैं, जैसे चाय वाय, चाय है, चाय वाय लेंगे, चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं कि चाय वाय, ठीक है। खाना वाना खा के जाइए, तो खाना वाना यानी मतलब कुछ खा पी करके जाइए, तो ये विकल्प सूचक होते हैं। रोटी वोटी, तो प्रतिध्वन्यात्मक ये तो होता है मतलब कि अगर ऐसे देखा जाए कि मतलब जो हम बोले वही वापस लौट के आए, लेकिन यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये प्रतिध्वन्यात्मक का अर्थ हो गया कि एक विकल्प का आभास कराएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर हमारा ये अवधारणात्मक शब्द खत्म हुआ। अब अगला हमारा रहेगा प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, हमारा ये लास्ट आधार है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, यानी दो प्रकार है। ठीक है, विकारी शब्द या अविकारी शब्द। इसी को देखिए रूप के आधार पर भी कहेंगे और व्याकरणिक विवेचन के आधार पर भी कहेंगे। व्याकरणिक विवेचन के आधार पर भी शब्दों के भेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? ऐसे शब्द, पहले तो देखिए विकार मतलब क्या होता है? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। ओके, ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव पड़ता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसके 4 प्रकार हैं। ठीक है, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये क्या है? आपके विकारी शब्द होते हैं। इसमें क्या होता है कि लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर जो मूल शब्द होता है उसका रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है कि लिंग, वचन व कारक, काल के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, वही क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, लड़का पढ़ रहा है तो लिंग परिवर्तन करना है तो लड़की पढ़ रही है। लड़का दौड़ रहा है और इसमें वचन में परिवर्तन करना है तो लड़के दौड़ रहे हैं। ऐसे इसमें क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर। ठीक है, अब विकारी शब्द जो है आपके देखिए 4 हैं। 4 क्या क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा अब क्या है? संज्ञा में आपका पता ही है, किसी भी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का, किसी का भी ब्रह्मांड में हर वस्तु का कोई न कोई नाम है, वही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। इसको हम आगे डिटेल में बताएंगे, यहाँ पर बस देख लेते हैं कि विकारी शब्द 4 होते हैं और क्या क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब अविकारी देख लेते हैं। विकारी आपको पता है कि जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल के कारक प्रभाव पड़ रहा है तो वो विकारी है। अब अविकारी यानी मतलब नहीं, तो ऐसे शब्द जिस पर काल, कारक, लिंग, वचन आदि का प्रभाव न पड़े उसे अविकारी शब्द कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि इस अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। पूछ देगा कि अव्यय किसे कहते हैं, तो जो अविकारी शब्द होते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय में क्या क्या आएगा? अव्यय या अविकारी शब्द में क्या आएंगे? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द या अव्यय शब्द या अव्यय। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय इसलिए कहेंगे, ठीक है, कि इसमें जो है लिंग, वचन, कारक, काल आदि का मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब नहीं और जिसका खर्च न हो। अव्यय शब्द, जो अव्यय शब्द हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। सभी प्रकार के जो अव्यय हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अव्यय शब्द जैसे आज, कल, कब, परसों, ये सब क्रिया विशेषण में अव्यय आ जाएंगे। संबंध बोधक में सब, पर, सब नहीं सॉरी, से, पर, के ऊपर, के नीचे, तो इन सब पर क्या काल, क्रिया, इन सब के आधार पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और आपको आगे इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।